हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश और वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं सभी लोगों को लेकर के आया हूं कंप्यूटर की ये विशेष क्लास, जिसमें आप सभी लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की फंडामेंटल चीज़ें। जो भी कंप्यूटर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सुपर टेट हो या फिर और भी कोई एग्जाम हो, उसमें आप सभी लोगों को यह बिल्कुल हेल्प करेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर को हम 4-5 लेसन में कंप्लीट करेंगे आगे चल कर करके। तो इसमें जो पहला आज का जो लेसन होगा उसमें हम कंप्यूटर का जो किस तरीके से कंप्यूटर विकास करते हुए आज हमको लैपटॉप टैबलेट या इसके फॉर्म में दिखाई दे रहा है, आज हम लोग सुपर कंप्यूटर तक पहुंच चुके हैं। तो वो सब सारी चीज़ें कैसे विकास होते हुए हम आज यहाँ तक पहुंचे उसके बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए अगर हम कंप्यूटर कहते हैं तो कंप्यूटर कहते ही हमारे दिमाग में इस टाइप का कुछ इमेज दिखाई देता है कि हाँ, इस टाइप का कंप्यूटर या इस टाइप का कंप्यूटर, जो ही हम लोग कंप्यूटर जैसा कुछ शब्द यूज करते हैं वो हमको लगता है कि कुछ इस टाइप का होता होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या इस फॉर्म में पहले से ही इस तरीके से आया है? नहीं, इस यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा इसमें चेंजेस हुआ है, बहुत समय लगे हैं, बहुत सारे लोग इस पे काम किए हैं। तो आज हम उन्हीं इतिहास को लेकर के पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं बेसिक से, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको बता दें कि यह जो क्लास है, इसमें से जो क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा तो नहीं बनता है, लेकिन बनता बहुत अच्छा है बेसिक से, और कई एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, इवन अगर आप कोई एसएससी की तैयारी भी करना चाहता है या फिर कोई दूसरे परीक्षाओं में भी अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हम उस तरीके से बहुत सारा मटेरियल यहाँ से लेकर के आए हैं। सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमारे द्वारा दी गई सूचनाओं को ग्रहण करता है और अत्यंत कम समय में बहुत सारा कुछ प्रोसेस कर करके हमको आउटपुट दे देता है, अर्थात रिजल्ट दे देता है। अब अगर हम कमांड उसको गलत देंगे तो वो हमको गलत रिजल्ट देगा, अगर हम कमांड सही दिए होंगे निश्चित तरीके से सही रिजल्ट देगा। तो एक क्या है, यह एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। अच्छा, कंप्यूटर जो बना है यह कंप्यूट शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? कंप्यूट शब्द से। यह कंप्यूटर किस भाषा का है? तो यह अंग्रेजी भाषा है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर किस शब्द से बना है, तो कंप्यूट से बना है। और यह किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा। ध्यान देना, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है और इसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर जो बना है वो कंप्यूट से बना है। कंप्यूट अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है गणना करना, अर्थात कंप्यूटर वाला जो पूरा का पूरा कार्य होता होगा वो गणना से संबंधित कार्य होता होगा। तो कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में संगणक कहते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जो कंप्यूटर शब्द है इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वह 1613 में किया गया था। 1613 ईस्वी में अंग्रेजी लेखक थे रिचर्ड ब्रेथवेट। क्या थे? रिचर्ड ब्रेथवेट। इनकी एक पुस्तक थी, वो पुस्तक था द यंग मैन्स ग्लेनिंग्स। इसी पुस्तक में 1613 में जब वो लिखे थे तो उस टाइम पर सबसे पहले कंप्यूटर शब्द के बारे में इन्होंने कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किया था, अर्थात कंप्यूटर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था अगर तो 1613 में। और सोचो 1613 से और आज तक हम लोग इस तरीके से कंप्यूटर इस फॉर्म में जो आप लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी मैं दिखाया हूं उस टाइप का कंप्यूटर आप लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा सकता है सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1613 में। किसके द्वारा किया गया? रिचर्ड ब्रेथवेट के द्वारा किया गया। इनकी कौन सी पुस्तक है? द यंग मैन्स ग्लीनिंग। इसी पुस्तक में सबसे पहली बार कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किया गया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। ये तो बहुत बाद में आए, लेकिन बहुत ही बेसिक काम, बहुत ही मजबूत काम इन्होंने दिया जिससे आज हम लोग इस तरीके का जो कंप्यूटर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वहां तक पहुंच पाए। तो इसलिए इनको कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। हम लोग कुछ संक्षिप्त विकास पढ़ेंगे, वो बहुत सारा डिटेल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो अगर पढ़ने वाले उसको पढ़ें तो पूरी पुस्तक, बहुत मोटी लंबी चौड़ी पुस्तक भी मिल जाएगी, तो आप उसको बहुत गहराई में नहीं उतरना है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो मटेरियल दिए हैं हमको मालूम है कि वो एक तरीके से ज़्यादा ही है, वो कम नहीं है, वो ज़्यादा है। मतलब आगामी 2-3 साल तक यह वीडियो अगर कोई पुराना भी वीडियो देख रहा है तब भी मान के चलिए कि वो उसके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि उतना सारा इसमें मटेरियल मैं डाल दिया हूं। सबसे पहली बात मैं बता दूं, जो यह किस तरीके से यह विकास होते होते आया, तो आज से लगभग 3000 वर्ष पहले अबेकस नामक आप सुने होंगे यंत्र, वहां से इसका विकास प्रारंभ होता है।
सबसे पहला होता है अबेकस। अभी हम एक एक के बारे में फोटो भी दिखाएंगे, चर्चा भी करेंगे, बताते चलेंगे आप लोगों को कि हाँ यह किस टाइप का है। अबेकस लगभग आज से 3000 वर्ष पुराना यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब सोचो कि इसके तब उसमें उसको कंप्यूटर नहीं कहते थे, उस टाइम उसको कंप्यूटर नहीं कहते थे। कंप्यूटर तो ये 1613 में सबसे पहली बार जब शब्द प्रयोग किया गया, इसका मतलब फिर आगे धीरे 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 उसका भाई वर्जन आते गए, तमाम अनुसंधान होते गए, तमाम रिसर्च होता गया, और उसके बाद में बहुत सारा अपडेट होते होते आज हम लोगों को लैपटॉप पे या फिर सुपर कंप्यूटर तक, टैबलेट, सब चीज तक हम पहुंच पाए हैं। उसके बाद आता है 17वीं शताब्दी में दिखाता है एडिंग मशीन। क्या है? एडिंग मशीन। पंचकार्ड आता है उसके बाद 1805 में। उसके बाद आता है डिफरेंस इंजन 1837 में। सबके बारे में भी हम चर्चा करते हैं एक एक कर करके। उसके बाद आता है हेलोरिथ सेंसर टेबुलर होता है जो 1890 ईस्वी में मिलता है। उसके बाद जेल2 आती है जो कि 1939 में आता है। उसके बाद 1943 में आता है कोलासस, 1944 में आता है मार्क 1, फिर 1948 में मैनचेस्टर बेबी। तो ये जितने भी अभी तक आप लोगों ने देखा, ये जो भी पूरा यहाँ पर है, ये धीरे धीरे करते करते आते गए। सोचो कितना समय लगा होगा, कितना समय लगा। 17वीं शताब्दी में एडिंग मशीन आई थी, फिर 1805 में, 5 से 32 साल बाद फिर डिफरेंस इंजन बना, फिर 37 से फिर 90 तक, 1890 में आया, तब जाकर करके ये जो हेलोरिथ सेंसर टेबुलर है वो बना। फिर सोचो कितना ज्यादा गैपिंग, मतलब कितने कितने साल तक उसमें लोग मेहनत करते गए। फिर आज हम लोग कंप्यूटर के जो अभी हम लोग पहले फोटो देखे हैं उस वाले कंप्यूटर तक पहुंच पाए। कहते ही तो तुरंत कंप्यूटर का दिमाग में इमेज वही आता है। इसका संक्षिप्त विकास क्रम में हम बात करें, जो 3000 वर्ष पुराना है कंप्यूटर, जो अबेकस है, ठीक, अबेकस के बारे में हम बात करें। आरंभिक अबेकस जो है प्राचीन बेबीलोन में बेबीलोन जो है उसमें, ठीक है, लगभग 2700 बीसी से 2300 बीसी के मध्य में यह देखा गया था अबेकस। अबेकस कैसा होता है अभी हम आगे इमेज दे रहे हैं। तो 2700 ईसा पूर्व से लेकर के 2300 ईसा पूर्व के बीच में जो आरंभिक अबेकस था, माने जो स्टार्टिंग में जो बनाया गया था, वह प्राचीन बेबीलोन में देखा गया था। कब देखा गया था? 2700 बीसी से 2300 बीसी के बीच में देखा गया था। वो आज नहीं, बहुत साल पुराना, आप सोच लीजिए, तब देखा गया था। इसी के उन्नत अर्थात कह सकते हैं एडवांस रूप को चाइना ने बनाया, और फिर जो चीन बनाया उसको हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि इमेज दिखाई देता है, ऐसा कुछ बना था वो, ठीक है। तो यही अबेकस है। इसमें आप देख सकते हो क्या क्या लगे हैं। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, स्लेट टाइप का होता था, उसमें गोलियां लगी होती थी या प्लास्टिक लगे होते थे, उसको ऐसे से खिसका खिसका कर करके हम लोग तो ज्यादातर खेलने के लिए यूज करते थे, बट उस टाइम पे उसको जोड़ने घटाने के लिए भी प्रयोग में किया जाता था। तो यह क्या होता है, तारों का एक फ्रेम होता है, पूरा पूरा एक फ्रेम होता है, और इस फ्रेम में क्या होते हैं, प्लास्टिक या धातु के गोले लगे होते हैं। प्रारंभ में, जो प्रारंभिक समय में व्यापारी लोग इससे गणनाओं का काम किया करते थे। इससे अंकों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग संभव था, वो लोग इससे करते थे। उसके बाद ये आती है एडिंग मशीन। उसके बाद क्या आता है? एडिंग मशीन। यहां पर आप लोग अबेकस को समझ लिए होंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अबेकस है, नहीं, निम्न ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो, अबेकस की विशेषताएं हैं। यह एक तारों का फ्रेम होता है, इसमें प्लास्टिक या धातु के गोले लगे होते हैं। नंबर 3, उसमें इससे प्रारंभ समय में इस गणनाओं के काम में व्यापारी लोग इसका प्रयोग करते थे। फिर नंबर 4, अंकों को जोड़ने, घटाने एवं गुणा भाग में इसका प्रयोग किया जाता था। नीचे देंगे ए 1 2 3 4 कथन हो गया, नीचे देंगे ऑप्शन। उस ऑप्शन में लिखा रहेगा कि केवल एक और 2, केवल नहीं, 1 2 3, और डी ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4 सभी। तो इस तरीके से बना करके क्वेश्चन दिया सकता है। तो आप, या फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि अबेकस के बारे में सत्य है, इसमें प्लास्टिक या धातु के गोले लगे होते हैं। नंबर 2, इसमें सॉफ्ट लगी होती है, इसमें बेलनाकार चकतियां लगी होती हैं। नंबर 4, इसमें या इनमें से कोई नहीं, या फिर कुछ और भी लगा सकते हैं कि इसमें ग्लास के दर्पण लगे होते हैं, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये जो कल यहाँ पर मैं बताया हूं, इसी में से कुछ न कुछ क्वेश्चन बना करके वो लिखे जाते हैं, ठीक है। तो वो हालांकि उतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, वो अलग अलग एग्जाम में आ सकता है, जहां पर कंप्यूटर का परीक्षा और भी होता होगा, ऊपर वनडे एग्जाम में वो पूछा सकता है उस तरीके से। आगे चलते हैं, देखते हैं एडिंग मशीन। ये एडिंग मशीन क्या है? आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा है, जो ऊपर वाला फिगर दिखाई दे रहा है ये भी एडिंग मशीन है, नीचे वाला भी एडिंग मशीन है। तो ये आप लोगों को याद होगा, जो आजकल गाड़ियों में हम लोग यूज करते हैं, आगे अभी हम चर्चा करेंगे उसका,
एक मतलब नीचे क्या होता है, रोलर लगा तो उस पे 1 2 3 4 लगता है, खिसकता जाता है। जब एक चक्कर खिसक जाता है उसका 1 पॉइंट खिसकता है। आजकल बाइक के स्पीडोमीटर वगैरह में आप लोग इसको देखे होंगे, इस टाइप का होता है। और इसी पर आधारित तो आजकल लोग डेट वगैरह मारने के लिए मोहर बनवाते हैं, उस पर खिसकाते जाते हैं, कुछ इस तरीके का। फिलहाल इसका जो नीचे वाला है उसमें आप देख सकते हैं, नीचे वाले में इमेज में उसमें भी गोले गोले चकतियां टाइप का कुछ लगा है। तो क्या होता है, यह 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया था। कौन? फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने बनाया था। केवल जोड़ना और घटाने वाला काम होता था, आगे बढ़ाते थे जुड़ जाता था, पीछे खसका देते थे घट जाता था। जैसे आप लोग सीधे ध्यान दीजिएगा, बाइक या उसमें जो स्पीडोमीटर होता है, अगर उसको पहियों को आगे चलाते हैं तो चलता है, पीछे कर देते हैं तो बैक हो जाता है। तो जोड़ने और घटाने में इसमें काम होता था। इसमें गुणा और भाग जैसी संबंधी चीजों को हम लोग प्रयोग नहीं करते थे। तो घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जैसे बताया ना, ओडोमीटर जो गाड़ी में आगे लगा होता है किलोमीटर वाला, ठीक। स्पीडोमीटर उसको नॉर्मली आप लोग समझ पाते हैं, बट उसका नाम ओडोमीटर ही होता है ना। तो इसमें क्या होते हैं, दांतिक चकरियां होती हैं जिस पर 0 से लेकर करके 9 तक डिजिट लगे होते हैं। और जब घूमता जाता है 1 2 3 4, तो जब 0 to 9 जाता है, जब 9 के बाद 0 होता है तब तक उसके दाहिने साइड वाला एक अंक और खिसक जाता है। वो चकत्तियों में पूरा पूरा उसका क्रम लगा होता है, ठीक है। तो उसी पर यह 0 to 9 इस पे बेल्ट टाइप का कुछ लगा होता है, रबर टाइप का लगा होता है, वो उस पर चलता रहता है, ठीक है। ब्लेज पास्कल एडिंग मशीन को बाद में आए और कुछ काम किया, इस पास्कलाइन में बदल दिए। मतलब जो एडिंग मशीन है वो पास्कलाइन जैसा दिखने लगी, अर्थात जो नीचे वाला इमेज है वो पास्कलाइन इसको हम लोग बोलते हैं, है एक टाइप का एडिंग मशीन ही। वो थोड़ा सा उसका बदला हुआ रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे ऊपर आप देखोगे तो एडिंग मशीन, नीचे अगर आप देखोगे तो ये पास्कलाइन है। वो पास्कलाइन भी एक तरीके से देखा जाता है एडिंग मशीन का ही थोड़ा सा उन्नत रूप हम कर सकते हैं, थोड़ा उसको संशोधित कर करके ऐसा बना दिया गया है। वर्तमान में कार या बाइक के जो स्पीडोमीटर है उसी में इसको लगाया जाता है। अगर वर्तमान समय में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कार या बाइक में कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, या स्पीडोमीटर में कौन सा कंप्यूटर होता है, एडिंग मशीन होता है, या पास्कलाइन भी होगा ऑप्शन, तो उसको भी आप लगा सकते हो, यही लगा होता है। आगे जो एक आता है वो आता है पंच कार्ड। क्या आता है यह? पंच कार्ड। आप लोग ध्यान दिए होंगे, जो गांव में आजकल लगा होता है जहां पे साड़ी बुनी जाती है, आप लोग पता होगा कि जहां पर साड़ी बुनी जाती है, उस साड़ी के बुनाई के समय में एक बेल्ट लगा होता है, साथ में एक पट्टा लगा होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र लगे होते हैं, छिद्र कटे होते हैं। उसी छिद्र के आधार पर ही वो काम करता है, अपने आप धागे को उठाता है, बुनाई का काम करता है। तो पंचकार्ड क्या है? पंचकार्ड में भी जानते हैं, उसमें छोटे छोटे ना एक कार्ड होता है, छोटे छोटे उसमें छिद्र कटे होते हैं, उसी के आधार पर मशीन उसको अपने आप धागा उठाता है। तो निश्चित तरीके से कोई बुनकर होगा। तो ये 1805 में फ्रांसीसी बुनकर थे एक जोसेफ जेकार्ड। कौन थे? जोसेफ जेकार्ड। इन्होंने इसको बनाया था, ठीक। इसका और भी रूप देखने को मिल सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे पूरा पूरा धागा भी उसमें लगा है और ये पूरी मशीन है। ये फ्रांसीसी बुनकर थे, ध्यान दीजिएगा, यह कपड़ा बुनने के लिए ही बनाया गया था। निश्चित तरीके से बुनकर थे, तो कपड़ा बुनने वाला, जैसा कि मैं बताया कि ऑटोमेटिक उसमें कटे होते थे, उसी के अनुसार वो धागे को उठाता था और बढ़िया डिजाइन बना लेता था, वो स्वतः ही बना लेता था। फिर अपने आप मशीन से बन जाता था। जैसा आजकल आप लोग देखोगे पावर लूम वगैरह में भी वो पत्ते कट कर करके आते हैं, वही है, ठीक, वही है पंच कार्ड। और इसको कौन बनाए? जोसेफ जेकार्ड। ये क्या थे? फ्रांसीसी बुनकर थे। कब बनाए थे? 1805 में बनाए थे। किस लिए बनाए थे? कपड़ा बुनने के लिए। तो जो कपड़ा बुनने के लिए लोग बना देते थे। यह कपड़े में अपने आप ही अभिकल्पन मैंने डिजाइन कर देता था। वो आप आज भी देखेंगे तो जो पावरलूम वगैरह चलता है उसमें मशीन चलती रहती है, वो ऑटोमेटिक वो तार कौन सा उठना है, कौन सा बैठना है, कौन सा उठना है, उससे करते करते जब वो बनता जाता है देखेंगे डिजाइन बहुत अच्छे से बन जाता है। उसके बाद हम आते हैं, चलते हैं डिफरेंस इंजन पे। यह डिफरेंस इंजन को आप देख लीजिए, इसमें सॉफ्ट लगे होते हैं, नीचे देखिए पुल्ली वगैरह भी दिखाई दे रहा है। एक तरीके से एक यांत्रिक इंजन है भाई, चल रहा होगा, भाप इंजन से यह चलता था। तो चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कंप्यूटर के इतिहास को कहा जाता है कि प्रारंभ काल जो है 19वीं शताब्दी का, यह स्वर्णिम काल कहता है। बहुत सारा विकास इसमें हुआ था कंप्यूटर में। यह एक यांत्रिक मशीन है, गियर और शाफ्ट लगी रहती है इसमें, गियर और शाफ्ट पे यह चलता है, भाप से चलता है। जैसा मैं बताया अभी कि यह किससे चलता है? भाप से चलता है, ठीक। 1837 में डिफरेंस इंजन को विकसित कर करके एनालिटिकल इंजन बनाया गया, जो आपके सामने है। यह उसका विकसित रूप यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक। मैं अगर हट जाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इमेजेस, आपको अगर ना दिखे तो उसमें अब देख लीजिएगा आप लोग, स्लाइड वगैरह सब कुछ तो दिख ही रहा है। कहीं हम अगर सामने खड़े हो जा रहे हैं तो वो इस टाइप का है, आप देख सकते हैं यहाँ से।
चलिए आगे से हम ध्यान रखेंगे कि हम हट जाया करेंगे। अब हमारी आदत है कि जैसे खड़े होकर करके पढ़ाना, तो अब या तो पूरे पूरे बोलते ही चलो चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हो जाता है डिफरेंस इंजन। यह डिफरेंस इंजन 1837 में जब इसको थोड़ा और सुधार किया गया, तब जाकर करके इसी को क्या बना दिया गया, एनालिटिकल इंजन में कन्वर्ट कर दिया गया। अर्थात यह विकसित रूप है, यह कुछ इसी तरीके का ही वो भी था। आप जब जाकर करके गूगल पे इमेज देखोगे तो लगभग इसी टाइप का मिलेगा, थोड़ा सा यह संशोधित रूप है, उसमें कुछ और टेक्निकल चीजें को बदल दिया गया होगा और आ गया होगा, ठीक है। लेकिन एक बात थी कि यही एनालिटिकल इंजन जो है आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, अर्थात इस पर लोगों का दिमाग गया कि हाँ यार कुछ ऐसा होता फिर हम ये काम कर लेते। इसीलिए चार्ल्स बेबेज जो थे, इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब यहां से काम स्टार्ट होता है। इस थ्योरम को बहुत, मतलब इनकी थ्योरी को बहुत दिनों तक बहुत जल्द और ध्यान नहीं दिए, लेकिन बाद में जब कंप्यूटर बना, जो आधुनिक कंप्यूटर बना, चूंकि ये ऐसा कुछ बता करके गए थे, तो बाद वाले इनको इन्हीं को नाम दिए, बाद वाले अपना नाम नहीं दिए। उसके बाद में आता है होलरिथ सेंसस टेबुलर। ये देखिए एक टाइप का टेबुलर है, ठीक है, टेबल पर रखा गया, पूरा आगे ऊपर लगा है, कुछ घड़ी टाइप की कुछ छोटी छोटी लगी होती हैं, और हम लोग भी देखे नहीं है। अगर आप लोग कहीं म्यूजियम में जाइएगा, इस टाइप के मॉडल वगैरह देखिएगा तो उसको ध्यान से देखिएगा। ये होलरिथ सेंसस टेबुलर है। ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, 1890 में बना था और अमेरिका बनाया था, इसको जनगणना के लिए प्रयोग किया था। पंच कार्डों को पहली बार इसमें विद्युत के द्वारा चला गया। पंच कार्ड मतलब वही जो बताए हैं अभी हम, कार्ड होता था उसमें छिद्र होते थे, तो सब पहली बार यह अमेरिका में 1890 में जनगणना के लिए बनाया गया था, और इसमें जो पंच कार्ड थे वह विद्युत के द्वारा चले थे, ठीक, चलाया गया था उस समय में। 1890 से 6 साल बाद जो होलरिथ ने पंच कार्ड बनाने की कंपनी बनाई, अर्थात अब जब जरूरत पड़ी कि अब पंच कार्ड भाई एक ही टाइप का डिजाइन तो बनेगा नहीं, अलग अलग डिजाइन के लिए अलग अलग हमको कार्ड को काटना पड़ेगा उसको, तो पंच कार्ड बनाने के लिए एक कंपनी बनाई जिसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। कौन बना था? टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। कहेंगे टेबुलेटिंग मशीन कंपनी कौन बनाया? कहेंगे होलरिथ बनाए थे, ठीक। कब बनाए थे? 1896 बनाए थे। यह कहां पर रहा होगा? अमेरिका में, ठीक। फिर उसके बाद में सोचो कितने साल बीत गए, करीब 15 साल तक। 1911 में इसका नाम बदला गया और इसका नाम रखा गया कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। क्या है? जो यहां टेबुलेटिंग मशीन कंपनी था, जो टेबुलेट किया जाता था उसको, अब यहां पे क्या है? कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। 15 साल बाद नाम बदल दिया गया, अर्थात 1911 में इसका नाम बदल दिया गया। क्वेश्चन पूछा सकता है कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी का पुराना नाम क्या था? आप लोग दे सकते हैं टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। हालांकि इतना कठिन क्वेश्चन टेट लेवल में तो नहीं आएगा, सुपर टेट लेवल में तो नहीं आएगा, ये चीज हम कंफर्म है, बट हम बना ही रहे थे तो हम सोचे कि उसको पूरा का पूरा लेकर के चले। बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन फिर भी एक मीडियम में जो जानकारी है उसको हम छोड़े ना, जानते चलें, समझते चलें। अगर कभी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को तो बहुत हेल्प करेगा। और फिर दूसरे वाले भी एग्जाम में अगर कोई देना चाहता है इससे ऊपर वाले में भी, तो उसमें भी वो काम करेगा। उसके बाद सोचो यहां से करीब 13 साल बाद इसका नाम बदला गया और 1924 में इसका नाम बदल करके आईबीएम रखा गया। क्या रखा गया? आईबीएम रखा गया। अब सोचो कि यह आईबीएम का फुल फॉर्म कितने लोग बताएंगे? कमेंट कर करके बताना। बहुत नामी है, जानते हैं? इस समय में, वर्तमान समय में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनी है आईबीएम, और सभी लोग इससे परिचित होंगे। और ध्यान देगा, यह किसका नाम बदल करके रखा गया था? कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। जब इसका तीसरी बार, यही मतलब एक तरीके से 1896 में पहली बार बना था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, फिर 1911 में उसका नाम चेंज किया गया। जब 1924 में चेंज किया गया तब आईबीएम रखा गया। और आज के समय में बताया हूं ना, वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कंपनी है आईबीएम, बहुत बड़ी, ठीक है। वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाती है। इसके बाद हम लोग चलें थोड़ा सा और, अब देखो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ कंप्यूटर में। Z2 आया। Z2 एक जर्मन इंजीनियर थे, उनका नाम था कोनराड ज्यूस। ये 1939 में क्या करते हैं कि Z2 का पेटेंट करवाते हैं, पेटेंट बनाया इन्होंने, ठीक है। Z2 का पेटेंट बनाया 1939 में। मतलब अब जो है कंप्यूटर थोड़ा सा नियमितः सही तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा, उस पर ज्यादातर काम होगा। तो 1943 में Z2 को का एक अपग्रेड वर्जन इन्होंने लाया, वो कौन था? Z3 था। कौन था वो? Z3 था। 1943 में Z2 से Z3 बदल दिया गया। 1939 में तो Z2 का कंप्यूटर का पेटेंट बनाया, कौन बनाया था? कोनराड ज्यूस बनाए थे। ये कहां से थे? जर्मनी के इंजीनियर थे। ये Z2 से Z3 में 43 में लेकर के आते हैं
और Z3 के बारे में हम बता दें कि यह बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से मशीन जो थी बड़ी थी मशीन, ठीक। यह पहला प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। ऐसा पहला पहला कर करके आप लोगों को बहुत सारा मिलेगा, अर्थात इसमें बहुत सारे और चेंजेस आए होंगे, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो Z3 था यह पहला प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। क्वेश्चन पूछा सकता है कि पहला प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या था जिसमें प्रोग्राम वगैरह प्रोग्राम से चलाया जाता था, या प्रोग्रामेबल था, वो ऑटोमेटिक था, वो Z3 था। इसका प्रयोग कहां हुआ था, क्या होता है, ये ध्यान देना। जर्मन एयरक्राफ्ट, अब जर्मनी बनाया था तो जर्मन में होगा, तो जर्मन एयरक्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में विंग फ्लटर सांख्यिकी विश्लेषण में किया जाता था। सांख्यिकी विश्लेषण जो स्टैटिकल एनालिसिस होती है, स्टैटिकल डाटा का पूरा बहुत उसमें बहुत सारा डाटा होता है, उसको एनालिसिस करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर इसका प्रयोग किया गया। भाई बढ़िया आया था, बन करके आया था तो वहां चला गया। चलिए देखते हैं कोलासस क्या है। 1943 में इंडियन के टॉमी फ्लावर्स और उनके कुछ साथी थे, उनके कुछ मित्रगण थे, वे सब मिलकर करके इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाए जिसका नाम कोलासस रखे। क्या रखे, कोलासस। कोलासस क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। क्वेश्चन पूछा सकता है कि कोलासस क्या है, या कोलासस के बारे में निम्नलिखित बातें सत्य हैं। यह 1943 में बनाया गया था। इसको इंग्लैंड के साइंटिस्ट या इंग्लैंड के इंजीनियर बनाए, उनका नाम था टॉमी फ्लावर्स, तो ये बात सही है। तो ऐसे क्वेश्चन बन करके आता है। क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि कोलासस क्या, कोलासस एक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को ही हम लोग कोलासस कहते हैं। इसको कौन बनाए, टॉमी फ्लावर बनाए। कब बनाया, 1943 में बनाए। कहां के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है। तो कोलासस क्या है, 1943 में इंग्लैंड के टॉमी फ्लावर्स एवं उनके कुछ साथियों ने मिलकर करके एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाए जिसका नाम कोलासस है, ठीक। आगे चले देखते हैं। यह जब बना था तो क्या चल रहा था भाई, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इसका प्रयोग किया कौन, जर्मनी में इनक्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने के काम आया था। यह जो बहुत सुरक्षित संदेश होते थे जिसको सभी लोग डिकोड ना कर पाए, ऐसे मैसेज को भेजा जाता था, तो वो जर्मनी में इनक्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने के काम में कोलासस का हाथ, मतलब कोलासस का उपयोग हुआ। वो कोलासस के माध्यम से इनक्रिप्टेड संदेशों को पढ़ा जाता था। कब, द्वितीय विश्व युद्ध में। आपको पता था द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 39 से 45 वाले, तो 1943 में हो रहा था। तो उस टाइम में यह बहुत ही हेल्पफुल हुआ था जर्मनी के लिए, ठीक। आगे देखते हैं। बनाया तो इंग्लैंड था निश्चित तरीके से आदान प्रदान में, लेकिन जर्मनी भाई उस समय बहुत ही, अब आप लोग विश्व का जो युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि उनके लिए कितना हेल्पफुल रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। मार्क 1, ये मार्क 1 का फोटो है, बहुत बड़ी एकदम, जैसे लगता है कि कई फीट जो है लंबा चौड़ा, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे मशीन। अगर आप भी आज भी आप लोग देखने जाए किसी एक्सचेंज में चले, जैसे BSNL का एक्सचेंज हो या किसी और का जहाँ टावर वगैरह चलते हैं, एक्सचेंज होता है, वहां पे चले, बहुत लंबे लंबे उसमें बहुत सारे वायर दिखाई देंगे। तो मार्क 1 भी एक कंप्यूटर का ही नाम दिया गया। आप लोग जिस फॉर्म में बता दिया कंप्यूटर आज देखते हैं, उसके पहले ऐसा ऐसे फॉर्म में देखेंगे, ऐसे ऐसे रूप में देखेंगे कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि कंप्यूटर है। जैसे यह देखिए, लगता है कंप्यूटर है, ट्रेन की इंजन की तरह। 1944 में IBM के इंजीनियर बनाए थे, क्या नाम था, हार्वर्ड आइकेन। क्या नाम था, हार्वर्ड आइकेन। यह एक मशीन बनाए जिसका नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा। इसका नाम क्या था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। तो इसको अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर किसने बनाया, IBM कंपनी बनाई। IBM कंपनी के इंजीनियर बनाए, कौन कौन थे वो, हार्वर्ड आइकेन थे। कब बनाए थे, 1944 में बनाए थे। क्वेश्चन अब इतना जटिल ने बताया ना कि इतना जटिल क्वेश्चन सुपर टेट के लेवल में नहीं पूछ सकता, लेकिन भगवान जाने क्या हो सकता था। लेकिन मैं जो मूल पॉइंट हमको लगा, मार्क 1 यही है, मार्क 1, ठीक है। तो मैं सोचा कि इसको जो है जरूर आप लोग इस वाले भी तथ्य को रखें, इसलिए मैं आप लोगों के सामने दे दिया। अदरवाइज सुपर टेट लेवल में ये वाला क्वेश्चन इससे बने बहुत कठिन लगता है हमको। तो फिलहाल अब आप लोगों को सरल हो गया, ध्यान रखिएगा, दोहरा लेंगे 2 बार याद रहेगा। मार्क 1 क्या है, यह भी एक क्या है, कंप्यूटर ही है। IBM कंपनी के इंजीनियर हार्वर्ड आइकेन बनाए हैं, ठीक। इसका नाम है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ठीक है। चलिए, मतलब कैलकुलेटर भी बना तो इतना बड़ा नाम। इसी का नाम जो है बाद में बदल करके मार्क 1 रखा गया। मैं जैसा बताया ना कि मार्क 1 क्या है, मार्क 1 के बारे में बताया था, इसी का नाम बदल करके बाद में मार्क 1 रख दिया गया। यह विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल यांत्रिक वाला जो कार्य होता है वो था। इसके पहले तो एक था मैकेनिकल था, यांत्रिक वाला था, ठीक। इसके पहले वाला जो आप देखते सॉफ्ट पे चल रही थी एडिटिंग, जो इंजन टाइप का लग रहा था पूरा।
तो वो तो दूसरा था, वो उसमें सॉफ्ट वगैरह लगे रहते थे, उसको तमाम एडिटिंग, मतलब एडिटिंग नहीं जी, उसको तमाम चेंजेस कर कर करके उसको उन्नत तरीके से बनाया गया था। तो वो तो आप पीछे देखे थे, सॉफ्ट वगैरह चलता था, वो भाप से चलता था, वो चूंकि यांत्रिक था, मतलब वो मैकेनिकल था। लेकिन अब ये क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल बन गया अब आपका, विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो गया, इसका मतलब बहुत बेहतरीन टाइप का बना होगा यह, ठीक, मतलब अब और फास्ट हो जाएगा ये और फास्ट हो जाएगा। और ध्यान देना, पूछ सकते हैं कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था, तो आप बोलोगे मार्क 1, या इसी का अन्य नाम क्या है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। कहेंगे कि मार्क 1 किसका नाम बदल कर रखा गया था, तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर का नाम बदल करके मार्क 1 रखा गया, ठीक। यह सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नहीं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें पता है 500 मीटर लंबाई का तो पहले वायर यूज किया गया था, और लगभग 30 लाख कनेक्शन उसमें जोड़े गए थे, मतलब एक बहुत बड़ी थी, 30 लाख कनेक्शन, 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन, और 500 मील लंबाई का उसमें वायर प्रयोग किया गया था, मतलब बहुत बड़ा हो गया। यह इसका नहीं, इसका नहीं, ये तो मैनचेस्टर में भी है, इसी टाइप का वो भी था, मतलब उसका फिगर अगर आप लोग देखे होंगे तो ये बगल से देखने को मिलेगा, इस साइड से। तो यहाँ पे जो ये इमेज दिखाई दे रहा है, यह है मार्क 1। अब इसी का निश्चित तरीके सोचिए, अब इसी से बदलते हुए तो इसी टाइप का एक और थोड़ा सा बदला गया, फिर आया मैनचेस्टर बेबी। क्या आया, मैनचेस्टर बेबी। देखो वो थोड़ा अलग अलग कर करके बनाया गया, इसमें भी बहुत सारे वायर लगे हैं, बहुत सारा सिस्टम इसमें लगाया गया होगा। यह विश्व का पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर है, कौन, मैनचेस्टर बेबी, ठीक। इसका निर्माण कब हुआ था, 1948 में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के फ्रेडरिक सी विलियम किए थे, और इनके साथ में 2 लोग और थे, वो थे टॉम किलबर्न और जीव टूथेल। ये तीनों लोग मिलकर करके विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में 1948 में मैनचेस्टर बेबी बनाए थे। यह उसका आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा, यह जो इमेज लगी है पूरा का पूरा इतना बड़ा, यही है मैनचेस्टर बेबी। यह पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर है, ठीक। अब 1940 के बाद में कंप्यूटर में बहुत सारे चेंजेस हुए। अब उसको अगर हम एक एक कर करके बहुत डीप में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब 1940 से लेकर करके बीच में जो हम लोग कंप्यूटर मिला, वहां तक को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं एक एक कर करके। ध्यान दीजिएगा, 1946 में गवर्नमेंट एप्लीकेशन के लिए यूनिवाक बना था, ठीक। एनएच जो है वो दूसरा है, ध्यान देना, ये आपका जो यूनिवाक है गवर्नमेंट एप्लीकेशन के लिए बना तरीके से व्यावसायिक काम के लिए ना, उसका व्यावसायिक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि इसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ही काम के लिए समझ लीजिए, ठीक है। तब यह यूनिवाक बना था, 1946 में बना था, कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूनिवाक। अदरवाइज उससे तो बहुत कम काम होता था उससे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे प्रॉपर यूज में होने वाला है। 1947 में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर लगाया गया। आपको पता होगा जो टेलीविजन की तरह पहले बनता था, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े सीआरटी लगे होते थे ना, बड़े बड़े ट्यूब लगे होते थे, वो वैक्यूम ट्यूब होते थे, उसमें बहुत छोटे बहुत सारे लगे होते थे। तो उसको हटा कर करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, निश्चित तरीके से वो छोटा हो गया। जब ट्रांजिस्टर लग गया तो और छोटा हो गया ना। पहली कंप्यूटर की भाषा 1953 में प्रयोग की गई, कोबोल। अब ये कोबोल क्या है, क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर लैंग्वेज है कोबोल, जैसे सी लैंग्वेज आप लोग पढ़ते हैं कोबोल भी है, ठीक है। तो 1953 में आया था, ध्यान देना, पहली कंप्यूटर भाषा कौन है, कोबोल, ठीक। उसके बाद आया फोर्ट्रन, ठीक है, 1954 में आया था फोर्ट्रन। ये भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा ही है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा ही है, कोबोल भी और फोर्ट्रन भी। उसके बाद 1958 में, करीब 4 साल बाद में, इंटीग्रेटेड सर्किट बनी, जिसको हम लोग चिप कहते हैं। वो उसको बहुत छोटा हो गया, चिप बन गया तो बहुत छोटा हो गया। अब जितना छोटा होता जाएगा वो उतना उतना जो बहुत बड़ी कंप्यूटर बनी थी, लगभग 60 बाई 60 का पहली बार बना था, बहुत बड़ा बना था, वो धीरे धीरे अब छोटा होना स्टार्ट हो रहा है। अब 1958 में आईसी चिप आ गई, बहुत छोटा हो जाएगा, ट्रांजिस्टर लगते ही छोटा हो गया था। फिर 1964 में माउस और जीयूआई पे आ गया, इसके पहले भी सीयूआई पे चल रहा था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे था। किस पे था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे केवल वो पहले बैंकों में कोई अगर देखा होगा वो पूरा केवल ब्लैक पूरा स्क्रीन रहती थी, कुछ बस उस पर लिखा रहता था, उसी से सारा काम होता था, कोई इमेज वगैरह दिखाई नहीं दे रहा था। अब जो है 1964 में जीयूआई आया। जब जीयूआई आया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब अब छोटे छोटे हमको इमेज, छोटे बड़े जो भी थे वो इमेज दिखाई देने लगे। अब हम लोग क्या करने लगे, अब इमेज के साथ में चलने लगे, थोड़ा और आसान हो गया, थोड़ा अच्छा लगने लगा,
पहले से थोड़ा बदल गया। फिर 1969 में यूनिक्स आया। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सी लैंग्वेज में है, ठीक, सी भाषा में बनाया गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, ठीक है। जैसे आप लोग अभी आगे पढ़ोगे लाइनक्स वगैरह होता है ना, वैसे ही जैसे आप लोग ऑपरेटिंग सर्विस में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। क्वेश्चन दे सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूनिक्स होगा, तो यूनिक्स आप लगा दिया, या कहेंगे यूनिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। तो ध्यान देना, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1970 में पहली बार डायनामिक रैम, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती थी, वो उसकी चिप लगाई गई। डायनामिक होता था, डायनामिक अभी जब हम आगे रैम के बारे में पढ़ेंगे, रैम क्या है, रोम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि यह रैम क्या है और उसमें डायनामिक रैम क्या होता है। डायनामिक रैम का मतलब है, जैसे मान लीजिए करंट में अगर कोई काम कर रहे हैं, बीच में से 1 से 10 तक अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, उसमें उतने सारे वर्क हो रहे हैं, बीच में से अगर हम 2-3 को हटा दे, डिलीट कर दें, तो ऑटोमेटिक वो खिसक जाता था। तो डायनामिक तो इसे गतिशील एक तरीके से कह सकते हैं। तो यह हुआ था पहली बार जो डायनामिक रैम यूज किया गया, तो 1970 में, अर्थात जो उस पर लोड बढ़ता था तो ज्यादा मेमोरी पे अपना काम करता था, फिर उसके बाद काम छोटा होता था तो कम पे हो जाता था। तो उस टाइप का इसमें काम, मतलब सभी एक ही साथ में बहुत तेजी से नहीं चलते थे, जो उस पर लोड बढ़ता था, जितना काम बढ़ता था उतने उतने उसके जो मेमोरी था उसका वो यूज होता था, उसी तरीके से वो काम कर करके हमको रिजल्ट देता था। अभी हम बात करेंगे कि रैम रोम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, वो सब सारी चीजें तो उसमें क्लियर हो जाएगा। डायनामिक रैम बहुत मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत जरूरी होता है। जब पहले सिस्टम काम कर रहा होता है, कंप्यूटर पर अगर हम काम कर रहे हैं तो पहले रैम पे होता है, रैम पे किया गया कार्य सेव नहीं होता है। जब उसको हम सेव कर देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी चली जाती है, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क वगैरह होता है, उसमें फिर सेव रहता है। तो ये रैम रोम और फिर हार्ड डिस्क वगैरह सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी ये जो था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी आगे वाले क्लास में। आजकल हिस्ट्री देखेंगे। तो 1970 तक तो यह विकास हुआ। 1971 में IBM फ्लॉपी डिस्क ला दिया। ये फ्लॉपी डिस्क क्या होता है आगे हम चर्चा करेंगे, जब एक एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में और कंप्यूटर के जो पार्ट्स है तो उसमें जब हम चर्चा करेंगे तो फ्लॉपी डिस्क आपको दिखाएंगे। एक टाइप का CD टाइप का ही होता था, पूरा लगाते थे, उसके अंदर से अपने आप सरकता था और उसमें उसकी डिस्क आ जाती थी, वो पूरा का पूरा उस पर काम होता था। मेमोरी टाइप का ही एक तरीके से कह लीजिए। फिलहाल यह IBM दिया था, 1971 में दिया था। फ्लॉपी डिस्क बहुत बड़े बड़े नहीं होते थे, 2 MB 2.44 MB के आसपास, इससे ज्यादा नहीं होते थे, बहुत कम स्पेस उसमें होती थी। एग्जैक्टली मैं बताऊंगा फ्लॉपी डिस्क जब पढ़ाऊंगा तब। 1973 में ईथरनेट से, जैसे आप लोग यूज करते होंगे इंटरनेट लगाने के लिए जो केबल वाला होता है, ईथरनेट केबल, उसमें RJ कहते हैं क्या उसको, तो उसमें आप देखोगे तो बहुत सारे इंटरनेट का केबल था, वैसे ही ईथरनेट केबल होता है। अभी यहाँ पे तो नहीं है, नहीं दिखा देते। तो ईथरनेट केबल से अलग अलग कंप्यूटर को अलग अलग हार्डवेयर से, अलग अलग डिवाइसेस से क्या कर दिया गया, जोड़ा जाने लगा। 1973 में प्रारंभ हुआ है जोड़ना, किसको इससे जोड़ दो, लैपटॉप के साथ प्रिंटर, जैसे मान लो प्रिंटर उसमें बना था नहीं बना था उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो उसको जोड़ दो, एक्सरे मशीन को जोड़ दो, इसको जोड़ दो, उसको जोड़ दो, मतलब अलग अलग हार्डवेयर को अब 1973 में जोड़ा जाना प्रारंभ होने लगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 1981 में। सोचो, लगभग 8 साल बाद, 8 साल बाद IBM पहला पर्सनल कंप्यूटर लेके आया जिसका नाम था एकार्न। यहां से देखो, जो हम बता रहे थे ना कि डास वाला सिस्टम यहां पे आया, MS डास पे, मतलब अब हमको कंप्यूटर जैसा दिखने लगा। जो भी मैं बता रहा था पीछे कुछ पे ब्लैंक ब्लैंक टाइप पे लिख रहा था, तो वो ये CUI ये है, MS DOS CUI पे काम करता था, ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे। ये कॉर्न MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह IBM के साथ मिलकर करके पहला पर्सनल कंप्यूटर जब IBM दिया, तो उसमें MS DOS की जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई है, MS DOS जिसका नाम है ना, इसका नाम है एकॉर्न। एकॉर्न एक कंप्यूटर है जिसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो DOS बनी है, वो DOS उसको कहते हैं, ठीक है। यह डाल कर करके दिया पर्सनल कंप्यूटर। अब जैसा कि हम लोग बताए ना बैंकों में जो यूज होता था, अब हम लोग टीवी के फॉर्म में देखना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले तो जैसे लगता था कि कोई खिलौना है, कोई बहुत बड़ी बड़ी अलमारी जैसी कुछ मशीन है, कुछ चल रहा है, उसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। सोचो कि जो साड़ी बिनी जाती है जिसमें वो चल रहा है, उसको भी हम लोग क्या कह दिए, कंप्यूटर कह दिए। लेकिन वास्तव में कंप्यूटर तो ऐसा हमको देखने को मिल नहीं रहा था। कंप्यूटर तो अब देखने को मिलेगा जब ये MS DOS के बाद में आया, अर्थात पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कार्य के लिए यूज होता है, इसलिए पर्सनल कंप्यूटर कह दिए PC, पर्सनल कंप्यूटर मींस PC, ठीक। IBM बनाया था 1981 में, ठीक। इसका नाम क्या रखा था, एकॉर्न। अभी मैं इंडिया के बारे में नहीं चर्चा कर रहा हूं, अभी मैं पूरे वर्ल्ड को मिला करके क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। इंडिया में कैसे हुआ उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा।
1983 में पहला GUI आधारित पर्सनल कंप्यूटर बना एप्पल्स लीसा। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। 2 साल बाद में, सोचो ये 2 साल पहले MS DOS पे काम हो रहा था, चूंकि GUI पीछे आ गया था, तो अब उसको इस फॉर्म में लेकर के आए, एप्पल्स लीसा बनाया गया। 1983 में पहला GUI आधारित पर्सनल कंप्यूटर बना था, 1983 में। सोचो अब आगे क्या होगा 1983 के बाद। 1990 में 7 साल बाद HTTP आ गया, वो जो आप लोग इंटरनेट में यूज करते होंगे, ठीक, HTTP। अभी जब इंटरनेट पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे। 1990 भी ज्यादा हम चर्चा करेंगे तो फिर बड़ा कठिन लगने लगेगा। 90 में आया, लेकिन अब ये सब तो मैं बताया अभी तक पूरा इंडिया से बाहर या सब कुछ पूरा मिला करके जो IBM कंपनी है वो सब पूरा मिल करके किस तरीके से बदलते बदलते हम लोगों को यहाँ तक लेके आया। हम लोग MS DOS यूज करने लगे, और अब जब हम लोग इतना पढ़ लिए 1990 तक बहुत कुछ जान लिए, अब उसके बाद इंटरनेट वगैरह आएगा, इंटरनेट आ ही गया, HTTP आ ही गया यहाँ पे। तो अब जब हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान देना, इंडिया में निश्चित तरीके से बहुत सारा कंप्यूटर बन गया, अब इंडिया में डायरेक्टली आ रहा है ना। तो भारत में कंप्यूटर का विकास कैसे होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो तो अभी पूरा का पूरा ओवरऑल था, कहीं भी हुआ हो, किस तरीके से हम लोग सोचते सोचते कंप्यूटर के बारे में समझते सोचते यहाँ तक पहुंचे। अब जो हम लोग जो अभी तक दिमाग में बैठ रहा था कि हाँ कंप्यूटर, अब उस वाले कंप्यूटर के फॉर्म में हम लोग आ रहे हैं। तो कंप्यूटर जो भारत में इसका विकास हुआ है वो HEC 2M आया, फिर ये आया टिराक TIRAC, उसके बाद आया सिद्धार्थ, फिर आया परम, उसके बाद परम UA2। बहुत बेहतरीन जो एक तरीके से हम कह सकते हैं परम UA2 जो इस टाइम बन रहा है, हम लोग नहीं चलाते हैं इसको, हम लोग तो एक तरीके से सिंपल ही अभी जो क्लास ले रहे हैं, बहुत बड़ी फास्ट नहीं है या बहुत बड़ा तगड़ा कंप्यूटर नहीं है, बहुत बड़े बड़े हैं। अभी हम आगे इस पे चर्चा करेंगे, एक एक कर करके समझ में आ जाएगा। तो हम लोग चर्चा करें पहले HEC 2M क्या है, HEC 2M यह क्या है। भारत ने अपना पहला कंप्यूटर 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा था। सोचो भारत सबसे पहला कंप्यूटर कहां से खरीदा था, इसके बारे में तो अभी आइडिया इतना एग्जैक्टली मैं नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया। फिलहाल पहला वर्ष कंप्यूटर खरीदे थे 1956 में, 10 लाख रुपए में खरीदे थे। और किए क्या इसका, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, जो अब कलकत्ता में ना, कलकत्ता में, वहां पर यह रखा गया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने बताया ना कि बहुत सारा उसमें डाटा के एनालिसिस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसी से योजना आयोग की वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजना जो होती चलती थी उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल था, उसमें भी एनालिसिस करने के काम में, उसको भी बनाने के काम में इसका यूज किया जाता था। अर्थात मैं अगर देखूं तो 10 लाख का कंप्यूटर आया था उस टाइम पे 1956 में, अभी बहुत ज्यादा यूज तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे फिर जब थोड़ा बदल करके आता है TIRAC, बेहतरीन है, टाटा कंपनी बनाया था इसको। यह भारत में सबसे पहले, भारत में प्रथम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था। यह भारत में जो था यह टिराक, यह ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर सबसे पहला था। इसका पूरा नाम क्या है, कभी कभी आ सकता है टिराक का पूरा नाम क्या है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब ये उस टाइम में जब जवाहरलाल नेहरू जी थे उस टाइम प्रधानमंत्री, सबसे पहले तो 1955-56 में ही आ गया था, पहले भी बन गया था। अब 1960 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे, इसका नाम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का एक एक डिजिट पहले वाला लिए और इसका नाम बना दिए TIRAC। जबकि इसके पहले कोई विशेष नाम इसका नहीं था, इसको केवल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कह सकते थे। लेकिन अभी 1960 में प्रधानमंत्री जी ने, उस टाइम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका नाम रख दिया टिफ्रैक। टिराक नहीं, इसका टिफ्रैक होना चाहिए, फंडामेंटल इसका छूट गया है, क्षम्यताम। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे टिराक नहीं, टिफ, यहाँ पे यफ रहना चाहिए, यफ छूट गया, ठीक है, यफ उसका थोड़ा सा देख लेना। टिफ्रैक होता है, यहाँ फंडामेंटल छूट गया है, तो क्या होता है टिफ्रैक, टिराक नहीं टिफ्रैक, हाँ ये सही है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यह पूरा नाम है। परंतु यह जब काम में लाया जाने के लिए प्रयोग कर रहे थे तो ये लोग इतना जल्दी यूज नहीं कर पाते, जिसका कुछ मतलब बहुत कम एक तरीके से नाम मात्र का लगा था। जैसे स्कूलों में होता था कि कंप्यूटर लग गया, कंप्यूटर लग गया, कंप्यूटर चलता नहीं था वो, ठीक है। तो वो कब बना, 1965 में, ठीक, 1965 में। अब ये धीरे धीरे उपयोग में आने लगा, मतलब अब धीरे धीरे इसका यूज होने लगा। किसका, टिफ्रैक का। पहले ये आ गया था, बहुत दिनों तक बस रखा गया था, इसको
टिफ्राक ही है, तो इसका टिफ्राक, इसका नाम बदल, लेकिन शायद उसको टिर्याक ही कहते हैं क्या, लेकिन टिफ्राक होना चाहिए। हमारे दिमाग में टिफ्राक ही चल रहा है, टिफ्राक आप लोग लीजिएगा। तो उसके बाद आता है सिद्धार्थ। ठीक है, क्या आता है, सिद्धार्थ। देखो टिफ्राक में क्या है ना कि इसका स्पेलिंग ही अगर आप लोग लोगे तो बन जाएगा, टाटा का टी, इंस्टीट्यूट का आई, ऑफ फंडामेंटल का एफ, रिसर्च का आर, ऑटोमेटिक का ए, कैलकुलेटर का सी। ठीक, तो उसका नाम भाई अब रख दिएंगे, इसका नाम ए हो गया। हो सकता है उसको पहले टिराक ही कहते हूँ, लेकिन टिराक भी सही था। टिराक से टिफ्राक, फिलहाल टिफ्राक आप दिमाग में रखिए, बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। मैं इसको और चेक कर लूंगा, अगर कुछ रहेगा तो बता दूंगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्लास वाले में कभी रहेगा तो बता देंगे। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ क्या है, सिद्धार्थ क्या है, सिद्धार्थ के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। वैसा टिफ्राक ही होना चाहिए। सिद्धार्थ क्या, सिद्धार्थ भी एक कंप्यूटर है, और ध्यान देना भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था यह। जो सिद्धार्थ है, क्वेश्चन पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था, तो आप उत्तर दोगे सिद्धार्थ। भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर हो क्या है, वो सिद्धार्थ है। वो सिद्धार्थ के बारे में आप बताओगे। क्वेश्चन आता है क्या है, सिद्धार्थ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसका निर्माण कहां से हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ICI इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, आई नहीं ई होगा, ECI, इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया। वैसे शॉर्टकट नाम नहीं आता है, वो पूरा लिख के रहता है। 1967 में पहला कंप्यूटर बनाया सिद्धार्थ, इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहले सिलिकॉन से बनी चिप का प्रयोग किया गया था। जो चिप थी वह चिप सिलिकॉन की, सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। क्या है वो, सेमीकंडक्टर। और उस सेमीकंडक्टर से बनी जो चिप है, सबसे पहला सिद्धार्थ में लगाया गया था। और अब जो जो चिप बनता जाएगा वो पूरा 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 क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, आगे चले देखते हैं। फिर आता है परम। परम सीरीज में बहुत सारे कंप्यूटर बनाए गए हैं, बहुत सारे। यह पुणे में स्थित सीडैक द्वारा, कंपनी एक सीडैक है, ठीक है, उसके द्वारा बनाया गया, डिजाइन किया गया सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है। मतलब उसमें बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं। परम 8000 ये नंबर है, उसका वर्जन है परम 8000। यह परम सीरीज का पहला सुपर कंप्यूटर था। क्वेश्चन पूछा सकता है कि परम सीरीज का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो आप दोगे परम 8000। इसका विकास हुआ था 1991 में किया गया था। इस सीरीज का जो लेटेस्ट वर्जन है वह है परम युवा सेकंड। ठीक, क्या है, परम युवा सेकंड। यह अधिकतम 532 टेराफ्लॉप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं TFLOPS, टेराफ्लॉप्स की गति से कार्य निष्पादित करने में सक्षम है। अर्थात कंप्यूटर की तेजी या गति या कार्य निष्पादन करने की क्षमता जो है उसको नापते हैं किसमें हम लोग, टेराफ्लॉप्स में। किसमें नापते हैं, टेराफ्लॉप्स में, TFLOPS, टेराफ्लॉप्स। 532 टेराफ्लॉप्स तक की यह कार्य कर सकती है परम युवा 2। बहुत तगड़ा। अब हम लोग चलते देखते हैं परम युवा 2 क्या है भाई। यह पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर है जो कि 500 से अधिक का स्पीड लिया है। 500 से अधिक टेराफ्लॉप्स, इससे कम तो और भी बने हैं। 1 टेराफ्लॉप्स बना होगा, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग 500 तक पहुंचे होंगे, तो तगड़ा है। बिजली भी इसमें कम लेती है। नवंबर 2012 तक विश्व का अगर शीर्ष ग्रीन 500 सुपर कंप्यूटर को मिलाया जाए तो उसमें इसका स्थान 33वां स्थान पर था 2012 में। परम ईशान भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसकी स्पीड 1 टेराफ्लॉप्स की थी। अर्थात 1 टेराफ्लॉप्स की गति सीमा को पार करने वाला पहला सुपर कंप्यूटर परम ईशान था, जो 19 सितंबर 2016 में उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी थे, वो IIT गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किए थे। ठीक है, परम ईशान पहला था। सोचो 2016 में 1 टीफ्लॉप अर्थात टेराफ्लॉप की कंप्यूटर बनाई गई थी, परम ईशान। और फिर आते आते सोचो बहुत तगड़ा बनता चला गया, और अब तो भाई बहुत ही हो गया, बहुत हो गया। ये 2012 में विश्व का था, 2012 2020 2012 नवंबर 2012 नहीं होना चाहिए। 2016 में तो ये अभी 1 टेराफ्लॉप्स क्रॉस कर रहा है, 2012 में नहीं, 2020 की इसकी जो अभी समय उसको हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 2020 में आई थिंक होना चाहिए, 2012 में कहाँ हो पाएगा। ये 2020 की बात कर रहे होंगे। 2020 में डाटा आया था पुराना वाला, बहुत सारा डाटा हमारे पास 2020 का भी हम आगे चर्चा करेंगे। यहां तक आते आते 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में इसका स्थान आया था, और इसकी स्पीड 500 से अधिक टेराफ्लॉप्स है। अब सोचो पहला जो
1 टेराफ्लॉप की स्पीड थी, तो परम ईशान था। 2016 में जब उसका उद्घाटन हुआ था, 2012 में कहा जाएगा, 2020 होना चाहिए, ठीक है, 2020, 2021 या 2020, नवंबर 2020 का डाटा है, क्योंकि 2021 का डाटा अभी हम नहीं देख पाए हैं, ठीक है। तो सीडेक क्या है भाई? इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, प्रगत संगणन विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यहां से बहुत सारे काम होते थे, इसी जगह देखिए आप पूरा का पूरा परम वाले भी काम हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य 100 यम फ्लॉप से भी, ये टेरा से मेगा है ना, ये मेगा, 100 मेगा फ्लॉप से भी अधिक उच्च कार्य निष्पादन करने वाले कंप्यूटरों का डिजाइन करना एवं उसके विकास तथा उसका वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना। माने बहुत सारा, मतलब 100 जो मेगा फ्लॉप है, इसका बहुत सारा वो उस पर काम करना, उस पर संशोधित करना, उसको वाणिज्यिक स्तर पर उसका उत्पादन करना, ये सब सारे काम सीडेक करती है। और इसी में सोचो टेराफ्लॉक्स वगैरह सब बन करके रेडी हुआ है। आगे चलते हैं, देखते हैं समीर। समीर क्या है? समीर का अगर फुल फॉर्म हम अगर पढ़ें, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, इसका शॉर्टकट है समीर। ये क्या है भाई? यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा मुंबई में बनाया गया प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ठीक। यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई 1977 में स्थापित विशेष माइक्रोवेव उत्पादन इकाई की एक उप इकाई है, जो क्या है, माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक सक्रिय कार्य करने वाला एक, कह सकते हैं हम, यूनिट है, ठीक है। यह आई बात समझ में? कौन? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई 1970 में बनाया गया था। यह ज्यादातर इसी पे काम करता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल इसमें ज्यादा है, आप लोग जो लोग कंप्यूटर वाले होंगे उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। फिलहाल वो सुपर टेट के लेवल से उतना ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं बनेगा। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी एक बनी पाक्स। क्या बनी? पाक्स। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह 1991 में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक, इसके द्वारा बनाई गई भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी। इसका नाम क्या रखा गया? पाक्स। इसकी स्थापना की गई थी किस मंत्रालय द्वारा? संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, 1991 में पाक्स बनाया गया। क्यों बनाया गया? भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। कंप्यूटरों का वर्गीकरण, जो अभी तक बहुत सारे कंप्यूटर बन गए, उसका अगर वर्गीकरण हम लोग समझें तो क्या होगा? तो पहला तो हो जाता है एप्लीकेशन के आधार पर, अर्थात अनुप्रयोग के आधार पर, कैसा हम लोग अनुप्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, एप्लीकेशन क्या है उसके आधार पर। दूसरा उद्देश्य, पर्पस क्या है। फिर तीसरी है आकार या साइज के आधार पर। तो अलग अलग आधार पे हम इनको समझते हैं, अलग अलग कैटेगराइज करेंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर सबसे पहला है आपका डिजिटल कंप्यूटर, फिर आता है एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, प्रकाशीय कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। यह कुल 5 कंप्यूटर अनुप्रयोग के आधार पर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग, हाइब्रिड, प्रकाशीय और क्वांटम कंप्यूटर। या अगर प्रयोग के आधार पर देखें तो 5 तरीके से इसको हम कर सकते हैं। उद्देश्य आधारित क्या है? तो उद्देश्य 2 ही हो सकता है, या तो फिर वो जनरल हो या तो होगा स्पेशल। तो सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर। आकार पर अगर आधारित हम बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, जो अभी मैं चर्चा कर रहा था, बहुत तगड़ा चलता है, आकार पर आधारित है, बहुत बड़ा भी होता है, ठीक है। तो यह 4 आकार पर आधारित हम कर सकते हैं, मतलब अगर आकार पर आधारित अगर हमको तोड़ना हुआ तो हम 4 तरीके से कर सकते हैं। अनुप्रयोग पर आधारित तो डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग, हाइब्रिड, प्रकाशीय और क्वांटम कंप्यूटर। अब हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे कि अनुप्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर है वह क्या है, कैसे है। तो यह देखो डिजिटल कंप्यूटर, जो आप लोग ये वाली कंप्यूटर का इमेज देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है आपका? ये डिजिटल कंप्यूटर है। उसके बाद बारी आती है एनालॉग की। तो एनालॉग आप देख सकते हैं, इसमें इस तरीके से मीटर टाइप का लगा होता है, जैसे आप लोग वोल्ट मीटर या मीटर के में देखे होते हैं, उस टाइप का होता है, यह एनालॉग होता है, ठीक। डिजिटल वाले में डिजिटल दिखाई देता है, जैसे वो टिप टिप करते करते आजकल घड़ी आ रही है, वो सब चल रही है, ठीक है, वो डिजिटल। हाइब्रिड कंप्यूटर आप देख सकते हैं, इसका इमेज 3 नंबर में उधर साइड लास्ट में दिखाई दे रहा है, वो कौन सा है? वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। आता है प्रकाशीय। प्रकाशीय वाले में हम बता दें ऑप्टिकल फाइबर, अगर आप लोग देखे होंगे, जिससे इंटरनेट वगैरह आजकल बहुत फास्ट चलता है, टावर से टावर उससे कनेक्ट होता है, आजकल बहुत सारी जगह वो फैलाया जा रहा है। उसमें बहुत स्पीड से लाइट चलती है। लाइट की स्पीड आप लोग देखे हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, उतनी तेज से चलती है, अर्थात बहुत फास्ट काम करेगी, ठीक है, बहुत फास्ट काम करेगी।
ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है, उसमें वो बहुत सारी पावर चलती है, उसी पर आधारित क्या किया गया है, कंप्यूटर बनाया गया, उसको हम लोग कह सकते हैं ऑप्टिकल कंप्यूटर, प्रकाशीय कंप्यूटर। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर, ये क्वांटम पर आधारित था। अब क्वांटा वगैरह एनर्जी जो होता था प्रकाश के, जैसे फोटान होते हैं, जैसे फोनान होते हैं, तो फोटान वगैरह पर आधारित था, मतलब बहुत हाई स्पीड पे चलने वाला है, ठीक। उसका इमेज ये लास्ट में दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक इमेज है, और ये बहुत सारे कंप्यूटर ये सब देखने को नहीं मिलते हैं। ज्यादातर ये जो पहला डिजिटल कंप्यूटर हम लोग उसी को देखते रहते हैं, या एनालॉग में भी कुछ, एनालॉग वाले को तो हम लोग कंप्यूटर नहीं समझते हैं, जैसे लगता है कंप्यूटर थोड़ी ना है, वोल्टमीटर मीटर लगा किसी के यहाँ घर में तो कंप्यूटर नहीं मानता है। पर्पस के आधार पर दो तरीके के मैं बताया, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जो ये सब यूज करते हैं हम लोग, और विशिष्ट वाला भी इसी टाइप का होता है, बट वो थोड़ा सा दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए एटीएम में पैसा निकालने वाली मशीन, तो वो उतना ही काम करेगा, या एक्सरे निकालने वाली जो कंप्यूटर लगी होती है, या अल्ट्रासाउंड करने वाली जो मशीन होती है, वो उसमें भी जो कंप्यूटर लगते हैं वो विशिष्ट उद्देश्य के लिए, माने कुछ स्पेसिफिक वर्क होते हैं उस पर, उसके लिए लगाए जाते हैं, तो हो जाता है विशिष्ट उद्देश्य। और हम लोग सामान्य जो जनरली यूज करते हैं वो तो देख ही लिए। आकार या साइज के आधार पर कंप्यूटर ये चार होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम अलग से तोड़ सकते हैं चार पार्ट्स में। डेस्कटॉप कंप्यूटर इसी में आता है, लैपटॉप कंप्यूटर आता है, पाम टॉप कंप्यूटर आता है, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर। ये पांच जो हैं, जो माइक्रो कंप्यूटर तो छोटा होता है, थोड़ा मिनी भी छोटा होता है, मेन फ्रेम सुपर ये सब उसी ग्रेड में आएंगे। थोड़ा माइक्रो तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, जिसमें हम लोग आजकल सोचिए जहां इतना बड़े बड़े लगे होते थे, वहां पे अब तो बहुत छोटा हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर। अगर आपको इसका इमेज देखना है तो इसका इमेज देख लीजिए, यही है डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप को तो आप लोग देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। लैपटॉप तो आजकल भाई बहुत घरों घरों में बहुत सारे लोगों के यहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश में, अदर स्टेट में भी हो गया होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर, ये हाथ में छोटा सा बहुत होता है, पाम टॉप, हम ये हथेली में लेकर के चला सकता है। नोटबुक कंप्यूटर, जो ये छोटा वाला आप देख सकते हैं, सबसे नीचे वाला जो इसमें दिखाई दे रहा है, नोटबुक कंप्यूटर वो छोटा होता था, उसमें भी सारे काम उसमें हो जाते थे। और ये जो देखने में लगता तो है मोबाइल फोन या स्मार्टफोन जैसा, ये टैबलेट है, टैबलेट कंप्यूटर हम लोग कह देते हैं इसको। तो ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ये सब के सब किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। उसके बाद आता है ये, देखो माइक्रो कंप्यूटर में ये सब की सब जो पहले नंबर पे रखा गया था सब कुछ आ सकता है। मिनी कंप्यूटर में वही आएगा, लेकिन इसकी वर्किंग क्षमता और इलेक्ट्रिक बहुत कम लेगा, वर्किंग बहुत तगड़ा हो जाएगा। वैसे ही देखने, स्ट्रक्चर देखने में कुछ नहीं होगा, मतलब चेंज नहीं लगेगा। सपोज करो कि जो स्लो वाला होता है नोटबुक जैसा ही दिखेगा, वो भी लैपटॉप कंप्यूटर। अब जो बहुत हाई स्पीड आ रहे हैं वो भी वैसे ही देखने को मिलेंगे, बट वो और बहुत ही फास्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये मिनी कंप्यूटर हो गया। हालांकि आकार पे है थोड़ा वैसा ही रहेगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर देखो बहुत बड़े बड़े ऐसे होते हैं, उसकी साइज अधिक होती है, बहुत बड़ी होती है। सुपर कंप्यूटर की भी बात ही छोड़ दो, वो तो सुपर है भाई, UA2 परम UA2 बहुत तगड़ा चलता है। हमको लगता है कि जितना हम लोग का इंटरनेट वगैरह सब जाकर सेव होता है, जानते हैं विश्व में सबसे तगड़ा कंप्यूटर को कितना तगड़ा चलने वाला होगा, बहुत तगड़ा चलने वाला है कंप्यूटर होगा। और उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। उसका नाम देखोगे तो कहोगे बाप रे बाप, इतना तगड़ा फास्ट, मतलब पूरे, मतलब जापान का है, और वो पूरा का पूरा कंट्रोल करके चलता है। अगर हम लोग यहाँ से डाटा करें, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ से बहुत सारा डाटा है जो हम लोग अमेरिका में सेव करके रखे होते हैं ना, हाँ बिल्कुल, फुगाकू जो लोग कह रहे होंगे, फुगाकू, तो वो बहुत, मतलब बहुत फास्ट कंप्यूटर है, बहुत फास्ट कंप्यूटर कह सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग दिया गया है, इसको चलिए देख लेते हैं। कंप्यूटर पीढ़ी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, जैसे अभी जो है 5वीं पीढ़ी हम लोग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर की, 5वीं पीढ़ी। पहली पीढ़ी 1946 से लेकर करके 1959 तक कहा जाता है, माना जाता है। उसमें वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, मैग्नेटिक ड्रम लगे होते थे, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए लगे होते थे। सॉफ्टवेयर जो था वह मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया था सॉफ्टवेयर में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज उसमें यूज होती थी। दूसरी जो जनरेशन में आया 1959 में, 1959 से 1965 को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड जनरेशन। उसमें ट्रांजिस्टर में बदल दिया गया, बहुत, मतलब वो वैक्यूम ट्यूब हटा दिया गया, ट्रांजिस्टर लगा दिया गया, ठीक, मैग्नेटिक कोर लगा दिए गए, आई समझ, मैग्नेटिक टेप, ये सब सारी चीजें आ गई। और सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें तो उसमें असेंबली लैंग्वेज आया, कोबोल आ गया, फोर्ट्रान आ गया, ये सब सारे लैंग्वेज उसमें आ गए सेकेंड जनरेशन में, अर्थात 1959 से लेकर के 1965 तक ये सब आए। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी, थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन
1965 से लेकर के 1971 तक हम लोग कह सकते हैं कि इसको थर्ड जनरेशन है। और थर्ड जनरेशन में SSI और MSI, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका प्रयोग किए, इसका प्रयोग किए। और इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगा। क्या आ गया? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक का प्रयोग, ये सब धीरे 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 आने लगा। उच्च स्तरीय भाषा से तो हाई लेवल लैंग्वेज। और आप देखेंगे अभी कंप्यूटर की भाषा हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, जब हम बात करेंगे बाइनरी नंबर वगैरह पे तो चर्चा करेंगे। चौथी जनरेशन जो है यह 1971 से लेकर करके 9 साल 1980 तक मानी जाती है। तो 1971 से 1980 तक हम लोग कहते हैं चौथी जनरेशन। ठीक, इसमें ध्यान देना VLSIC या VLSI सर्किट मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मैंने बहुत जितने भी सर्किट थे सबको बहुत क्या कर दिया गया, इंटीग्रेट, सबको मिला दिया गया, बहुत छोटे। और जब सब बहुत छोटा हो गया तो बन गया माइक्रो प्रोसेसर। क्या बन गया? माइक्रो तो छोटा, मैक्रो माने बड़ा, माइक्रो माने क्या होता है? बहुत छोटा। तो चौथी पीढ़ी में, चौथी जो जनरेशन थी उसमें क्या हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया और हम कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। ठीक, इसमें जो सॉफ्टवेयर आए वो डाटाबेस पर हुए, डाटाबेस वाले सॉफ्टवेयर हुए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस UI वाला सॉफ्टवेयर आ गया, स्प्रेडशीट वगैरह सब कुछ इसमें चौथे जनरेशन में देखने को मिलने लगा 1980 में। पांचवी जनरेशन 1980 से लेकर के अब तक माना जाता है, पांचवी जनरेशन। और इसमें आप देख ही रहे हो मल्टीमीडिया का जमाना है, इंटरनेट आ गया, ऑप्टिकल डिस्क आ गए, वो CD वाला जो होता था वो सब हार्डवेयर, तमाम चीजें उसमें अब चेंजेस हो गया। अब तो बिल्कुल लेटेस्ट ब्लूटूथ वगैरह सब आ गया है। इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग अब किया जाने लगा। अच्छा, इसमें और कुछ जैसे बनावट में क्या देखने में क्या अंतर लग रहा था, तो जो फर्स्ट जनरेशन में 46 से लेकर करके जो 59 तक था वो बहुत बड़ा था, बिग साइज का था, एक्सपेंसिव था, खर्चीला था इसका मतलब, और उसका प्रयोग बहुत कम होता था, माने बहुत सारे कामों में प्रयोग नहीं हो पाता था, लिमिटेड एप्लीकेशंस थे उसमें। और इसी में आता है फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर ENIAC, जिसको हम लोग ENIAC कहते हैं। यही ENIAC आप लोग कहते होंगे कि पहला कंप्यूटर जो हम लोग यूज कर रहे थे, फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर ENIAC है। ठीक, और उसके बाद में जो कमर्शियल वगैरह के लिए यूनिवाक वगैरह आया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, ये सब आ गया है। अब फर्स्ट जनरेशन में ही आ गया था, मतलब इसका सॉफ्टवेयर उसमें चल रहा था, तो ये सब चीज रहे। ENIAC पहला कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का। और उसके बाद अगर हम कहें कि यूनिवाक वगैरह क्या है, तो ये तो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होते थे। ठीक है, माने ये भी तब आ गए थे। सेकेंड जनरेशन में अगर हम बात करें 1959 से लेकर के 1965 में, तो आकार तो थोड़ा छोटा हुआ, मेमोरी थोड़ी बड़ी और स्पीड भी बढ़ा। ध्यान देना, हमेशा हम काम यही करेंगे कि आकार हमेशा छोटा करते आए हैं, स्पीड बढ़ाते आए हैं। जब स्पीड बढ़ेगी बिजली कम खाएगी, यही मूल जितने भी वर्जन आ रहे हैं सब मूल उद्देश्य इसी पे है, मतलब वो कितना ज्यादा ऑटोमेटिक काम कर दे। जैसे आजकल आप लोग कुछ सर्च करते हैं उससे संबंधित चीजें आ जाती हैं, अपने आप होते तुरंत उससे संबंधित चीजें आ जाती हैं, और भी बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं। तो वो सब सिस्टम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी पर काम हो रहा था और बहुत सारा काम हुआ था। अगर आप लोग चिप्स एक बार सर्च कर लिए तो बार बार आप खोलोगे तो चिप्स का प्रचार आपके मोबाइल पे दिखाया जाएगा। तो आगे देखते हैं, जब तीसरी पीढ़ी आई 1965 से लेकर करके 70 के 71 के बीच में, तो अब और छोटा हो गया, और छोटा हो गया। ठीक, और प्रोसेसिंग फास्ट होने लगी, और इसी समय में जो कंप्यूटर बने वो मिनी कंप्यूटर्स बने, छोटे वाले, जो हम लोग लेकर के आराम से चल रहे हैं। चौथी पीढ़ी में तेज गति हाई स्पीड का काम हुआ, पैसा भी कम हो गया, मैंने अब खर्च बहुत कम लगने लगा। और अब चौथे पीढ़ी में 1971 से लेकर के 80 के बीच में बहुत सारा काम हुआ और माइक्रो कंप्यूटर बनाए जाने लगे। पांचवी 1980 से लेकर के अब तक तो कहना ही नहीं है, अत्यंत छोटा, बिल्कुल बहुत तेज गति से बहुआयामी अर्थात मल्टी फंक्शनल लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, पान टॉप, सुपर कंप्यूटर बनाए जाने लगे अब। तो ये है इसकी विशेषताएं। इसको कुल हम 5 पीढ़ियों में बांटे हैं, 1946 1959, 1959 1965, 65 से 71, 71 से 80 और फिर 80 से अब तक। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं विश्व के शीर्ष सुपर कंप्यूटर, जो भी हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में, जो फुगाकू, जिसको अभी चर्चा हुई थी फुगाकू के लिए, यह ध्यान देना जापान की एक लैब है, रिकेन केंद्र, रिकेन में एक जगह है वहां पे,
रिकेन केंद्र कंप्यूटेशनल साइंस जापान में। फुगाकू उस जो डिवाइस है, उस कंप्यूटर है, उसका नाम है, जिसकी स्पीड आप देख सकते हो इतना टेराफ्लॉप्स, 415,530 टेराफ्लॉप्स, बहुत फास्ट। उसकी तुलना में आगे देखो नीचे, DOESCO रीड्स नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका द्वारा IBM कंपनी बनाई थी इसको, समिट जिसका नाम दिया गया, वो 148, सोचो बहुत कम हो गया, 148,600 पे रह गया। फिर उसके नीचे फिर देखोगे सियरा बना, ठीक, उसके नीचे देखोगे तो सनवे बना 900 में। फिर उससे नीचे मतलब ये अगर विश्व की अगर हम देखें तो सबसे फास्ट वाली है फुगाकू, बहुत ही तगड़ा है, आप देख सकते हो वो बहुत ही तगड़ा है। उसके नीचे वाले से 4 गुना 3 गुना 4 गुना बड़ा तगड़ा। और इसमें अगर कहें इंडिया में भी कोई इस लेवल में आता है कि नहीं, तो इंडिया में जो है ये 2 आता है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 करते जाओगे, नीचे जाओगे तो 67वें नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे जो बनाया है प्रत्यूष, क्या बनाया है प्रत्यूष, इसकी स्पीड 3763.9 टेराफ्लॉप्स है, इतना ही है भाई। वहां पे तो बहुत है, यहाँ पे हम लोग 1000 में केवल 3000 पे हैं, वो लोग 415,000 पे, मतलब सोचो जापान कितना आगे तगड़ा कर रहा है। और 120वें स्थान पर एक और है हमारा कंप्यूटर मिहिर, ठीक। तो 2 हैं हमारे पास सुपर कंप्यूटर, टॉप 120 कह सकते हो, 120 तक लिस्ट दिखाई दे रही है, साथ 500 में बताया गया है। तो ये जून 2020 की डाटा है, देखो मैं बता रहा था ना जून 2020 में जो डाटा आया था, ये 6-6 महीने पे आता है। तो उस टाइम तक 67वें और 120वें पर यह आया था। वैसे सुपर कंप्यूटर मेरे पास बहुत है, लेकिन इस स्पीड में सोचो बहुत ही तगड़े स्पीड में तो बहुत पीछे, अभी बहुत सारा कंप्यूटर और बनाना बाकी है। तो यह रहे अभी तक के कंप्यूटर के इतिहास में जितना अभी हम लोग जोड़ पाए थे, कर पाए थे, उससे संबंधित चीजें रही। और अब है कुछ क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्लास थोड़ी बड़ी हुई है, लेकिन पूरी की पूरी इतिहास में जो मूल क्वेश्चन बनने वाले थे, जो चीजें बात होने वाली थी, उसको हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लिए हैं। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का यह बिल्कुल अच्छे से हो गया होगा। चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन को इसी में देख लें या अगले वाले में देख लें, तो क्वेश्चन अगले वाले में देख लेते हैं, ठीक है।